बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का दौर जारी है। इस्कॉन किचन में कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद कल कोर्ट में उनकी पेशी हुई, लेकिन वहां से जमानत नहीं मिली और उसी दौरान कोर्ट परिसर में हिंदुओं पर हमला किया गया। बवाल रोकने के नाम पर बांग्लादेश के सुरक्षा कर्मियों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से भी पीटा। ठाकुरगांव इलाके में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अब तो वहां उन्मादी भीड़ हिंदुओं की दुकानों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म की ये पहली तस्वीर है। वहां के सुरक्षा बल लाठियों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। चिटगांव में हिंदुओं की संपत्तियों को तबाह किया जा रहा है। अंतरिम सरकार के कानून से बेखौफ चरमपंथी लाठी डंडे के साथ सड़कों पर उतरे हैं। वो हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। अब बांग्लादेश के इन सुरक्षा कर्मियों को देखिए, दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारी हिंदुओं को दबोच रहे हैं और उन्हें बेरहमी से पीट रहे हैं। अब एक तस्वीर चिटगांव कोर्ट परिसर की देखिए। यहीं पर कल गिरफ्तार चिन्मय कृष्णदास को पेश किया गया। उस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू उनकी रिहाई की मांग करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तभी बांग्लादेश की पुलिस का अत्याचार टूटा। कोर्ट परिसर में लाठीचार्ज कर दिया। चिटगांव कोर्ट परिसर में एक वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई। इसका इल्जाम प्रदर्शनकारी हिंदुओं पर लगाया जा रहा है। हालांकि हिंदू संगठन पूरी तरह से आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये साजिशन किया जा रहा है। भारत सरकार ने हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। कहा है कि दुर्भाग्य है इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि धार्मिक नेता पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत के इस बयान के बाद बांग्लादेश ने कहा कि ऐसे आरोप निराधार हैं और दोनों देशों की दोस्ती की भावना और समझ के विपरीत हैं। ताज़ा तस्वीरें बांग्लादेश के कानून व्यवस्था के हालात की गवाही दे रही हैं और बांग्लादेश के अनदेखी वाले रवैये के बाद तो कट्टरपंथियों को शह मिलना पक्का है। ऐसे में हिंदुओं पर हमले बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में बीती रात कोलकाता में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मार्च किया और अपना विरोध जताया। बीजेपी नेता की मिसाल जुलूस में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे और सभी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाजें उठाई। उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों के प्रदर्शन के बीच जबरदस्त गोलीबारी की खबर है। इमरान खान के समर्थकों का दावा यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उनके कई कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। इमरान की पार्टी ने इस्लामाबाद में हुई गोलीबारी की तस्वीरें जारी कर दी हैं। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। शहबाज सरकार पर इमरान की पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्लामाबाद से आई एक तस्वीर वहां के हालात की गवाही दे रही है। ये वही कंटेनर है जिस पर अली अमीन साहब खुद यहाँ पर पहुंचे थे और इसको जला लिया है और इसके साथ साथ 3-4 मोटरसाइकिलें और भी जलाई है और एक रिक्शा भी है जो एक रिक्शा। इस्लामाबाद में हुई हिंसा के बीच जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर इमरान ने अपील की है कि कार्यकर्ता आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ें। इमरान ने कहा है कि सभी मांगे पूरी होने तक वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ पीछे नहीं हटेंगे। इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उनकी क्रूरता के बाद भी हमारे लोग शांतिपूर्वक रहे और जिन्होंने हमला किया है उन्हें ही समर्थकों ने बचाया।
संभल में यूपी पुलिस के एक्शन के बाद वहां थोड़ा सा तनाव कम हो गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 27 हिरासत में लिए गए हैं और वहां स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं। लेकिन इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी है। इसी बीच 2 दिन पहले हुई हिंसा से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहां की जामा मस्जिद को लेकर हुए विवाद के दिन उपद्रवी सीसीटीवी तोड़कर सबूत मिटाते हुए नजर आए। कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी उसी दिन सुबह करीब 9:30 बजे की है। इस दूसरी तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस पर भीड़ जबरदस्त तरीके से पथराव कर रही है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ नए नए वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि देखिए किस तरीके से भीड़ ने यहां पर सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत हमले किए थे और उसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। सर मिलके यह खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने कल राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार की प्रचंड जीत के बाद अब महायुति सीएम चेहरे का फैसला नहीं कर पाई। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई और इसी बीच बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को इस बार मुख्यमंत्री बनाने की वकालत तो की जा रही है, तो एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे के भी लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, यही कहा जा रहा है। करने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो निर्णय है वो दिल्ली से ही लिया जाएगा। नहीं, शिंदे जी को लेकर निर्णय तो नहीं हुआ है कि वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर बीजेपी हाई कमांड ने बोला है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी नाराज है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नाराज रहकर काम नहीं चलेगा, हमको साथ में चलकर आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र को विकास दिशा से आगे ले जाना है। तो अभी जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आकर वो सीएम रहते हुए पहले सीएम रहे थे, तो डिप्टी सीएम पद पर वो रहे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। उसी तरह अगर एकनाथ शिंदे जी को डिप्टी सीएम रहना है तो उनके साथ रह सकते हैं। देखिए, महायुति में कोई विवाद नहीं है, सब मिलके आपने देखा होगा आज राजभवन में भी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में जाके ही उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने की वजह ये थी कि वो 26 तारीख का जो कट ऑफ डेट थी उसके पहले रिजाइन देना जरूरी था, और अभी हंगामी मुख्यमंत्री बोलते एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनने वाला, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि एक तरफ से देखी जाए तो बीजेपी के जो एमएलए है उनके सीटें ज्यादा आई है, उसके बाद में शिवसेना की, उसके बाद में राष्ट्रवादी की है, लेकिन ये जो चुनाव लड़ा गया था वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रख के लड़ा गया था। और ऐसा जनरली ऐसा होता है, जिसका चेहरा सामने लाके चुनाव लड़ा जाता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो शायद क्या होगा ये हमें अभी तो पता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में अभी इतना उनको स्पेस नहीं है, उनको बोलते रहते हैं। तो सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना की दावेदारी के बीच कल शिवसेना नेता मनीषा कयांदे ने एक पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये पोस्टर तो है, सेफ है, मिलता जुलता जिसमें नजर आया हुआ एकनाथ शिंदे है तो सेफ है लिखा हुआ था। इस पोस्टर के जरिए शिवसेना ने अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि एक है तो सेफ है का नारा देश के लिए है। एक है तो सेफ है, लेकिन अब शिवसेना ये कह रही एकनाथ है तो सेफ है, तो आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल थ्रेटनिंग का मैसेज है? भाई साहब कहाँ का जोड़ते हो आप? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, एक है तो पूरा हिंदुस्तान सेफ है, एक हो तो हम सारे सेफ है। वो कहा देश के लिए और पूरे समाज के लिए कहा गया, हम सबको एक करने के लिए कहा गया, और कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं।
एक दिन के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन ने नए कार्यकाल का आगाज होने वाला है। कल वो रांची के मोराबादी मैदान में शपथ लेने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से एक दिन पहले मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही साथ सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और न्यौता दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलकर भी उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को आमंत्रित किया गया है। अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर अभी से बीजेपी की तैयारियां तेज शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के नेता बीती रात राजधानी की झुग्गी बस्तियों में पहुंचे थे और रात्रि प्रवास किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अलग अलग इलाकों में पहुंचे। इस मौके पर सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला भी बोला। कहा केजरीवाल ने झुग्गी वालों के लिए 10 साल में कुछ किया ही नहीं है। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी झुग्गी वालों को खत्म करने की साजिश में जुटी हुई है। वोट बैंक बनाया गया था, वोट बैंक की तरह इनको यूज किया गया था। मैंने कहा कि हम लगभग 3 महीने से मैं लगातार इनके पास आ रहा हूँ, लगातार हर संडे हम बैठते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। इन युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो अब ये भी तो अपना हक मांगेंगे। 1 साल से बेघर हैं। आज बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों को समझाने गए हैं कि झुग्गी वालों आप हमें वोट दे देना, हम आपको जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। भाई इनको दे दो पहले, इनको 1 साल से उजाड़ रखा है आपने, इनको क्यों नहीं दे देते? ये रो रही है बहनें, हम तो बेघर हैं, हम तो ये बेघर बैठे हैं, हमें दे दो, है ना? वहां क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले इनको दे दें। अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं और अभी से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इसी सत्र के दौरान कल तेजस्वी यादव ने वंचित जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा बढ़ाकर 85% करने के लिए कानून बनाने की मांग करके चुनावी चाल को चल दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी पर कानूनी तरीके से कोटा प्रस्ताव को रोकने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने तमाम बार बातें ये सुनी है और सत्ता में रहते हुए ये बातें उन्हें याद नहीं आती। चाहती है क्योंकि इच्छुक है तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पे संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं। क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ये लोग सरकार में होते हैं ये सारी सोच इनके जहन में तब क्यों नहीं आती है? ये तमाम चीजें विपक्ष में जाने के बाद इनके संज्ञान में क्यों आने लगती है? ये बातें कहने के लिए और जब अपना समय आता है करने के लिए कुछ और। ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इन मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो इतने सेंसिटिव हैं, जो इतने गंभीर हैं, उसमें सिर्फ आप राजनीतिक सोच करना चाहते हैं, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ये गलत है।